हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज आप जानते हो लेबर्स डे है, ठीक है ना। एंड साथ साथ आप नोटिस कीजिए कि आप सभी का जो प्रीलिम्स हैं, जो लोग 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, डेफिनेटली इसी मंथ 28 मई को है, तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, राइट। और हमारी टीम आप सभी को जानते भी हो आप सभी कि कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है एंड इसी वजह से आप सभी को प्रोवाइड करी जा रही है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। हमने देखो परसों हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। उसके बाद आपने कल फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 1 सर के साथ डिस्कशन किया। आज उसी का फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 2 डिस्कशन होगा, जहां पर आप सभी जुड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से पूरा शेड्यूल दे रखा है। कल आपको आईआर की क्लास होगी, तो इस तरह से आपको बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर। तो मेक श्योर इस पर्टिकुलर सीरीज को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव भी जुड़े थे। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, जहां पर बहुत ही तेजी से रिवाइज हम इन चीजों को कर लेते हैं, राइट। अब चलते हैं, देखो आगे। कल कल एज इन जब सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था आरसेप के बारे में, पर आरसेप में डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा आज डिस्कस? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ना, जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, वहां हमने आरसेप को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आखिर है क्या। बस आप लोग एक काम करो, मुझे बस इतना बता दो कि नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है आरसेप में, बस इतना बता दो, ठीक है। बाकी मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट। अब देखो, इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर थोड़ा हिस्ट्री के ना जो टर्म्स हैं वो भी थोड़ा एक दो रिवाइज करवा दीजिए। तो बिल्कुल, तो मैंने सोचा है कि आज से थोड़ा जो होमवर्क होगा ना, वो थोड़ी हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो आज आपने दो चीजें बतानी है कि श्रेणी क्या होता है और श्रमनाश क्या होता है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। एक टॉपिक है PRET इनिशिएटिव। सर ये प्रेट इनिशिएटिव क्या है? देखो, PRET स्टैंड्स फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव। कहने का मीनिंग क्या? देखो, लगभग 3 साल पहले हमने कोविड 19 पेंडेमिक को देखा। बिल्कुल, हम बिल्कुल भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, है कि नहीं? किसी भी कंट्री की बात कर लो। अब हो तो सकता है ना ऐसा कि आने वाले टाइम के अंदर कोई और भी इस तरह का कोई फ्यूचर आउटब्रेक आ जाए, हो सकता है ना। तो उसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं ना। हमने ऐसी चीजें पहले कभी देखी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। पर अब तो थोड़ा हमें आइडिया है, तो अपने आप को हम तैयारी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दरअसल में ये WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उसी तरह का इनिशिएटिव है कि हम फ्यूचर आउटब्रेक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए उसी स्केल पे जैसा कोविड 19 पेंडेमिक में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इनोवेशन की बात कर लीजिए, आप कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं, अलग अलग पार्टनर्स, अलग अलग सेक्टर साथ में आ सकते हैं, ठीक है। कैसे फंक्शनल प्रिपेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। रिस्क देखा जा सकता है कि मान लो कोई पैथोजन है, उसके रिगार्डिंग हम कितना, हमें उसके बारे में कितना पता है, क्या ये इसका पैथोजन का पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा बन सकता है। ये सारी चीजों के अंदर हम कहीं ना कहीं वर्क करेंगे ना, तो शायद आने वाले टाइम के अंदर कोई फ्यूचर आउटब्रेक आएगा तो उसके लिए हम पहले से रेडी हो पाएंगे। तो आपस में एक तरह की तैयारी होगी। और यहाँ पर अभी के लिए ना जो फोकस है, वो ध्यान रखिएगा, वो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के ऊपर है, ठीक है। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरस, इनके ऊपर हम फोकस है। पर अभी इनके ऊपर फोकस है। फ्यूचर में क्या होगा, हम बाकी और चीजों की नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पैथोजेंस को भी कैसे टैकल करना है उसके ऊपर भी वर्क करते रहेंगे। तो ये यहाँ पे प्लान हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी देखो क्या है कि एक तरह के प्रिपेयर्डनेस प्लान हो हमारे पास, साथ साथ स्टेक होल्डर्स के बीच में कनेक्टिविटी को हम इंक्रीज करें, कैसे कहीं ना कहीं पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रिगार्डिंग उसकी फाइनेंसिंग कैसे आएगी, उनके लिए कैसे हम अपनी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो बात क्या है, बेसिकली जो गैप्स है ना, उसको एक तरह से हम ब्रिज करें, कम्युनिटी को एंगेज करें, ताकि अपने प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स एफर्ट्स को हम अच्छे से यूज कर पाएं। तो थोड़ा सा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेफिनेटली। तो इसका आप देखो, एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई 1948 के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, एक तो इसके होते हैं डायरेक्टर जनरल, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है ना, जो एक तरह से इसके CEO की तरह काम करते हैं। एक तो वो पर्सन हो गया। एक होती है हमारे पास जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो भी अलग अलग इसके मेंबर स्टेट्स होते हैं ना, उनकी एक असेंबली होती है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। असेंबली के अंदर सारे के सारे यहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है ना, असेंबली मिलेगी यहाँ पे। एंड एक तरह से वो चूज करेगी कि इस WHO का डायरेक्टर जनरल या फिर जो CEO है वो कौन बनेगा। साथ में बजट को अप्रूव करना होता है, पॉलिसीज को बनाना होता है, वो सारी WHO के द्वारा ही करी जाती है। अब सर पैसा कहाँ से आता है? देखो, पैसा आता है एक तो इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं सभी से आता है। जैसे इंडिया मेंबर है तो इंडिया उसको कंट्रीब्यूट करता है, यूएस है, यूएस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। उसी तरह से कुछ फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी सोर्सेज भी इसको फंड करते हैं। जैसे सर, जैसे आप जानते हो बिल गेट्स एंड मिलिंडा, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है।
तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज वगैरह भी यहाँ पे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो बाकी एनजीओज यूएन एजेंसीज का काफी क्लोजली काम करती है। इंडिया के अंदर भी देखो अलग अलग चीजें, जैसे पोलियो को रेडिकेट करने के अंदर भी WHO का बहुत रोल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कंट्री के साथ काफी क्लोजली यहाँ पे काम किया जाता है ताकि कैसे इनको प्रिवेंट कर पाए, हेल्थ इमरजेंसीज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये सारी चीजें भी हमने देखी थी, ठीक है। पेंडेमिक हमने देखे, तो इनको कैसे टैकल करना है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज जजमेंट ऑन इको सेंसिटिव जोन। देखो इको सेंसिटिव जोन आप सभी ने पढ़े हैं, मुझे पता है एनवायरनमेंट के अंदर, पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पर पहले समझते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने ना 2022 में एक ऑर्डर दिया, वहां पर क्या बोला कि जैसे आपके नेशनल पार्क हो गया, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, इनके 1 किलोमीटर का यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन होना ही होना चाहिए, ये कंपलसरी इन्होंने बोल दिया। पर अब क्या हुआ है सर, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है। सर मॉडिफाई क्यों कर दिया? देखो उन्होंने बोला कि भैया जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो ऐसे यूनिफॉर्मली हम थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं, हर पर्टिकुलर जगह का अलग अलग चीज होती है, ठीक है ना। हर पर्टिकुलर आप नेशनल पार्क की बात करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो, तो जो भी जिस जगह में मिलेगा उस हिसाब से उसका हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इको सेंसिटिव जोन कितना होना चाहिए। तो इसको हम यूनिफॉर्म नहीं बना सकते, इसलिए इस ऑर्डर को अब मॉडिफाई कर दिया गया है। अब यूनिफॉर्मिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा सर इको सेंसिटिव जोन के बारे में हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखो चाहे आप बात करो इको सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया, तो ये एक तरह के एरियाज होते हैं जिनको कौन नोटिफाई करता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया, इनके आसपास जो एरियाज होते हैं, इसके बेसिस के ऊपर। तो ये इनको ना आप शॉक अब्जॉर्बर भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? देखो एक तो आप नोटिस करो, एक तो वो वाला कहीं ना कहीं एरिया हो गया जहां पर आपको पूरा, मतलब एक्चुअल में ना एक मेन एरिया हो गया और एक बाहर वाला एरिया हो गया। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि ये वाला एरिया तो हाईली प्रोटेक्टेड है और ये वाला एरिया लेसर प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो बीच में भैया कुछ ट्रांजिशन जोन भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है इसी ट्रांजिशन जोन की तरह यहाँ पे काम करता है, उसी को एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर भी हम बोलते हैं। तो सर इनको डिमार्केट कैसे करते हैं? देखो आप एक बात नोटिस करो, हमारे पास एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, यहाँ पर ये शब्द यूज नहीं किया गया इकोलॉजिकल इको सेंसिटिव जोन, पर ध्यान में देना वर्ड भले यूज नहीं किया पर एक्चुअल में ये इसी एक्ट से आता है। सर वो कैसे? इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 325, ठीक है ना। इसको अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरियाज के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जैसे कि कहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी, कहाँ ऑपरेशन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। साथ में जो रूल 5(1) है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स का 1986 का, वो कहता है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, कुछ ऑपरेशंस हो गया, उसके ऊपर भी कुछ प्रोहिबिशंस लगाई जा सकती हैं। तो इन्हीं पर्टिकुलर क्राइटेरिया को यूज करते हुए, इन्हीं पर्टिकुलर प्रोहिबिशंस को यूज करते हुए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? नो डेवलपमेंट जोन्स को एक तरह से यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक्सटेंट क्या होता है? देखो जनरली हम क्या करते हैं, 10 किलोमीटर रूल को इंप्लीमेंट करते हैं जनरल प्रिंसिपल का, पर एक्चुअल एप्लीकेशन जो होती है वो वेरी करती रहती है एज द कंडीशन में भी, ठीक है ना। उसके ज्यादा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की तरह करती है, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उस केस में ऐसा देखने को मिल जाता है। अब ध्यान से समझो सर, इनको हम कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड होती हैं और कौन सी प्रोहिबिटेड होती हैं। देखो जब हम बात करते हैं परमिटेड की, तो परमिटेड के अंदर आप देख लो, एग्रीकल्चर ऑलरेडी हो रहा हो, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस हो रही हो, तो उनको हम परमिट करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज हो गया, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें यूज करना यहाँ पे परमिटेड है, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड कौन सी है, कौन सी रोकी गई है? यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, इंडस्ट्रीज जो होता है पोल्यूशन कॉज करती हैं, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गया, वुड का कमर्शियल यूज हो गया, टूरिज्म एक्टिविटीज जैसे हॉट एयर बलून हो गया, इस तरह की चीजों को यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। तो एक्चुअल में ना देखो सर, इसकी हेल्प क्या हो रही है? पहली बात तो ना जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, उसको हमने कर लिया, ठीक है ना। साथ में ही कई बार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के हमें सिचुएशंस देखने को मिल जाती हैं, उनको हम टैकल कर सकते हैं यहाँ पे, कि दोनों में आपस में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो एंड उसके बेसिस पे क्या हो, प्रोटेक्शन हो पाए उनका, ठीक है ना। और साथ ही साथ फ्रेजाइल इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, ये सारी चीजें इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन हमें करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप समझ गए होंगे कैसे इन्होंने ऑर्डर को मॉडिफाई किया है, क्योंकि हम इनको शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, देखो इसी के रिगार्डिंग, थोड़ा इसको आप ना मुझे कमेंट्स में बताना, एक इको सेंसिटिव जोन के रिगार्डिंग ही है, तो इसको ट्राई करना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको भी एक बार ट्राई करना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर ये आंसर्स कर लोगे, कहीं ना कहीं मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने सही डायरेक्शन पे हो, आपकी
एनवायरनमेंट की तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसीज 2023। अब जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अप्रूव दे दिया है। अब आप लोग समझो, यहाँ बात हो रही है मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी की। अब मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं? देखो, जैसे आपका सिटी स्कैन वगैरह आप करते हो, ठीक है, एक्सरे की मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, ये सारी जो मशीन्स वगैरह होती हैं ना, इनको बोलते हैं मेडिकल डिवाइसेस। इनफैक्ट आपके जो थर्मामीटर हो गया, आपका ऑक्सीमीटर हो गया, ये सारी चीजें भी मेडिकल डिवाइसेस के अंदर ही आ जाती हैं। पर फर्क है, देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह, ये थोड़ी हाई एंड वाली चीजें हैं, ठीक है ना, काफी एक्सपेंसिव होती हैं। या फिर जब आप कहीं हॉस्पिटल में देखते हो ना कि अलग अलग मशीन साइड में लगी होती हैं, तो वो सारी हाई एंड वाली मशीन होती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ही महंगी मशीन आती हैं। कुछ बहुत छोटी भी आती हैं, कोई बहुत सस्ती भी आती है, जैसे मैंने थर्मोमीटर वगैरह का बताया, ठीक है ना, तो वो लो एंड की तरफ आ जाती हैं। अब जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर स्पेशली हाई एंड वाले के ऊपर, यहाँ पर ना ये ज्यादातर मतलब नियरली 80 to 85% जो इस तरह की मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इम्पोर्ट ही करवाते हैं। हम खुद बनाते ही बहुत कम है, ठीक है, आई बात समझ में? अब खुद सोचो, अब हमने क्या किया, बाहर से मंगाई ये वाली मशीनें जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हो, तो जो हॉस्पिटल को बहुत महंगा पड़ा, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस मंगाना बहुत महंगा पड़ा, तो हॉस्पिटल इन दी एंड वो किससे चार्ज करेंगे? वो मेरे और आपको जैसे कस्टमर से चार्ज करेंगे। उससे होगा क्या भैया, मेरा इलाज महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर खुद सोचो, अगर इंडिया खुद अपने यहाँ पर इस तरह की मेडिकल डिवाइसेस बनाने लग जाए, मतलब बनाता है बहुत पर बहुत कम बनाता है, ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, अगर इस नंबर को जो हम खुद अपने यहाँ बनाते हैं अगर इसको इंप्रूव कर दें, तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और तो पेशेंट भी, उसको भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से हम इस डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। तो दरअसल में ना, अगर आप नोटिस करोगे तो दुनिया में ना नियरली $700 बिलियन की ये मेडिकल डिवाइसेस का सेक्टर है, पर इंडिया में सिर्फ 1.5% उसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो इंडिया में सिर्फ $11 बिलियन आपको अभी देखने को मिलेगा। हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भैया इस पॉलिसी के अंतर्गत हम अगले 5 साल के अंदर ये $11 बिलियन की जो इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर है, इसको $50 बिलियन के आसपास ले जाए। तो ये यहाँ पर पॉलिसी का यहाँ पे एक तरह से उद्देश्य है। हम यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं जो अभी लगभग 1.5% के आसपास का शेयर है ना, इसको हम आने वाले 25 साल के अंदर 10 से 12% के बीच में ले जाएं। अभी करंटली यूएस जो है ना, वो टॉप मोस्ट लीडर है, नियरली 40% का जो शेयर है ना, वो तो यूएस के पास ही हमें देखने को मिल जाता है। टारगेट्स मैंने आपको समझा दिए। अब देख लेते हैं कि सर आखिर इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर करने के लिए इन्होंने 6 ब्रॉड एरियाज की बात करी है। पहला है रेगुलेशन के रिगार्डिंग। देखो, रेगुलेटरी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं ना, अगर रेगुलेशन के अंदर ही बहुत दिक्कत आएगी तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाने की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं कि अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो पाए, तो रेगुलेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इशू ना आए। साथ में हम बात करें इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मेडिकल डिवाइसेस के पार्क डेवलप करना, इनको क्लस्टर्स बनाना, ठीक है ना। साथ में जो हमने नेशनल डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी हमने 2021 में लेकर आए थे अंडर पीएम गति शक्ति, अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, तो क्रिएट करना इसमें आसानी हो पाएगी। साथ में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को थोड़ा प्रमोट करें, ठीक है ना, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाएंगे। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग होता है कि सारी चीजें ऑलरेडी रेडी हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है, आप डायरेक्टली जाके वहां पे काम स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पर यूजर को कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ में स्टार्टअप्स को प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उनको उनको सपोर्ट दी जाएगी, ताकि आप भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कीजिए। साथ में देखो, आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट करी जा रही है। जैसे आप नोटिस करते हो ना, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, हील इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह की चीजें हैं। इसके साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, फंडिंग वगैरह को हम वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर लेकर आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। साथ में देखो, लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी, तो कहीं ना कहीं जो पर्सोनल है उनकी भी हमें शॉर्टेज नहीं देखने को मिलेगी। एंड लास्टली, ब्रांड पोजिशनिंग कैसे करनी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक डेडिकेटेड इसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाई जाएगी, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं विद रिगार्ड्स टू नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, उन पर्टिकुलर टारगेट्स को हम अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है जी, ओके। अगला टॉपिक है हमारा कालेसर नेशनल पार्क। अब सर ये न्यूज में क्यों है? देखो, एक्चुअल में ना यहाँ पर हमें ना जो टाइगर्स हैं वो नहीं देखने को मिलते थे। दरअसल में पिछली बार जो टाइगर था 1913 में देखने को मिला था। अब उसके बाद अब जाके 2023 में हमें यहाँ पे एक टाइगर दिखा है, यहाँ पर एक कैमरा ट्रैप के अंदर इसको स्पॉट किया गया है टाइगर को। तो इसलिए कालेसर नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो सर ये है कहाँ पे? देखो हरियाणा में देखने को मिलेगा, हरियाणा का जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको कालेसर नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। इसको 2003 में नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया था, इसको डिक्लेयर किया गया था। दरअसल में यहाँ पे आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा, कालेसर महादेव टेम्पल, उसी के नाम पर इस पार्क का नाम पड़ा है कालेसर नेशनल पार्क। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा भी हुआ है इससे पहले क्वेश्चन ना, थोड़ा टाइम हो गया शायद, बट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ रखा है। तो यहाँ पर रिवर यमुना इसके ईस्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी, मोरनी हिल्स वेस्ट में देखने को मिल जाएगी, और सिंबल बारा नेशनल पार्क भी आपको शिवालिक हिल्स में यहाँ पे साथ में देखने तो हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर पार्क में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डार्क बंगलोस। देखो ये आप घर की इमेज देख रहे हो, ये दरअसल में डार्क बंगलो इसको बोलते हैं, इसको डार्क हाउस भी बोलते हैं, ठीक है ना। दरअसल में होता क्या था ना, ब्रिटिश इंडिया के टाइम्स पर ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरह काम करता था। जब कंपनी राज था या फिर जो ब्रिटिश राज था उस टाइम पर ये कंपनी सॉरी गवर्नमेंट बिल्डिंग तरह एक तरह से काम करता था। आपको ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सर यहाँ पर होता क्या था, बेसिकली मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, वो किसी काम के लिए यहाँ पर आया है, मान लो कोई, ठीक है, जैसे मान लो काले कहीं पर भी आया, ठीक है, कालेसर के अंदर आया है, तो यहाँ पर रहने का इंतजाम उसका यहाँ पे होता था। गेटिंग द पॉइंट। तो जैसे कई बार मतलब एज अ रेस्ट हाउस भी हो गया, ट्रैवलर के जो बंगलोज हैं उनकी तरह हो गया, ठीक है, उस तरह के पर्पज सर्व करने के लिए यहाँ पे होता था। अब यहाँ पर काफी सारे लोग काम करते थे, जैसे एक इस घर का केयर टेकर होता था, ठीक है ना, अटेंडेंट होता था एक इसका, एक साथ में पोस्टमैन भी होता था यहाँ पे, ठीक है, डाक वाला। तो कहीं ना कहीं वहीं से इसका डाक हाउस भी, इसका नाम इस तरह से पड़ने लग गया है। तो डाक बंगलोज इसको एक तरह से रहते हैं कि तो आराम से कोई बंदा आएगा आएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल आराम से यहाँ पे रह सकता है। मतलब बहुत ही, या तो कई बार ना जो आम लोगों के लिए भी, आम लोग ऐसे जो कुछ ट्रैवलर्स होते हैं वो भी कुछ पर्टिकुलर पैसा देके यहाँ पे रह सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को बोलते थे डाक बंगलोज। तो डाक बंगलोज बड़े ही फेमस है यहाँ पे, ठीक है, देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर कालेसर नेशनल पार्क के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्लोरा के अंदर थोड़ा बात करें तो आप देखते हो टॉल एंड डेंस साल ट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रीज भी हैं, जैसे सेमुल, बहरा, माल्टास, शीशम, खैर, सेन, चहल एंड झिंगान, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फौना की अगर हम बात करें तो लेपर्ड्स, घुराल, ठीक है, बाकिंग डियर, सांबर, चीतल, पाइथन, किंग कोबरा, मॉन्टेल लिजर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसके बीच में होती है, ये होती है देखो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो अभी सर कहाँ पे कंडक्ट करी जा रही है, अभी कंडक्ट करी जा रही है सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर 27 अप्रैल से लेके 11 मई के। तो होता क्या है ना, एक बार ये होती है यूके के अंदर, फिर अगली बार होती है इंडिया के अंदर। तो इस तरह से एक एक टाइम करके यहाँ पे चलता रहता है, ऑल्टरनेटिवली हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हमारे यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना, तो इंडियन आर्मी सोल्जर्स बिहार रेजिमेंट के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दो गोरखा राइफल्स फ्रॉम यूके हमें यहाँ पे देखने को पार्टिसिपेट करते, मतलब सेकंड जो गोरखा राइफल्स हैं वो पार्टिसिपेशन उनका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो काम क्या है सर इस पर्टिकुलर, देखो जो भी एक्सरसाइज होती है कहीं ना कहीं यही हेल्प करती है कि आपस में कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशन हो पाए, आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बनाई जा पाए, कैसे आर्मीज कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करती हैं, तो आपस में उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को भी शेयर किया जा पाए, आपस में फ्रेंडशिप हो गया, कमराडरी हो गया, ये भी थोड़ा डेवलप हो पाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर इन पर्टिकुलर एक्सरसाइज के हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट ध्यान में मेजरली यही रखना कि इंडिया और यूके के बीच में यहाँ पे बात हो रही है, राइट, ठीक है। अब जो आज हमने डिस्कशन किया इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। सैटरडे को जो पांचों क्वेश्चन दिए थे, क्विकली आपको मैं उन सभी पांचों क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूं। पहला था बिग कैचअप इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया था इसको, क्या WHO, यूनिसेफ, इन सभी ने लॉन्च किया था गावी? द आंसर इज यस। देखो एक्चुअल में आप याद कीजिए कि बिग कैचअप इनिशिएटिव है क्या। हमने बात कही ना कि कोविड-19 पेंडेमिक, उस टाइम के ऊपर हम लोग ना कोविड-19 पेंडेमिक को इतना ज़्यादा ध्यान देने लग गए कि बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग हम पीछे छूट गए। जैसे और जो कहीं न कहीं चीज़ें थी, उनका वैक्सीनेशन का भी तो हमारी ज़िम्मेदारी थी। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल गया। तो इसलिए बिग कैचअप इनिशिएटिव उसी डिक्लाइन को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह के वैक्सीनेशन स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर हम बूस्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एफर्ट के थ्रू, दैट इज़ बिग कैचअप इनिशिएटिव। दूसरा बाल्टिक सी, क्या डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया यही इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं? द आंसर इज नो। ये फ्रांस जो है ना, यहाँ पर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज नहीं है। आप जाके देखना, वहां मैंने आपको मैप दिखाया था और मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पर आपको डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये आपको कंट्रीज इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तीसरा लेसर फ्लेमिंगो, क्या इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है? द आंसर इज अगेन फॉल्स। इसका यहाँ पे आपको आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड देखने को मिल जाता है। चौथा स्टेटमेंट नॉर्थ सी,
क्या अटलांटिक ओशन की नॉर्थ ईस्ट आर्म है? ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका भी आप मैप देख सकते हो, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है। पांचवा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट, क्या यहाँ पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख हो सकती है? द आंसर इज अगेन फॉल्स। देखो यहाँ पर क्या था ना, हमने बात किया था कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए कितना, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम हो सकता है आपका 2 लाख, और इसके ऊपर यहाँ पे साढ़े साढ़े 7% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट एन्युअली मिलेगा। तो ये था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट के अंदर, तो इस वजह से पांचवी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर, एंड साथ ही साथ मैंने आपसे जो हिस्ट्री की दो टर्मिनोलॉजीज पूछी है, दैट इज श्रेणी और श्रमनाश, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर, एंड साथ में दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एक इको सेंसिटिव जोन के ऊपर, दूसरा था उसी के साथ रिलेटेड एक टॉपिक था, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। फिर से बता दूं, देखो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, तो डेफिनेटली इस सीरीज का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए ताकि आपके आने वाले ट्रेम्स के अंदर बहुत अच्छे से स्कोर आप कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।